हेलो बेटा, लास्ट टॉपिक जो था हमारा बुक बिल्डिंग और बुक बिल्डिंग की हमने प्रोसेस की थी। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है हमारा स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन का जो मतलब है वो क्या है? वो कहता है स्टॉक ऑप्शन होता है उन एम्प्लॉइज़ के लिए जो हमारी कंपनी में जो कंपनी के हम स्टॉक्स को या शेयर्स को हम इशू करते हैं, उस कंपनी में जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉइज़ जो होते हैं, उनको अपनी कंपनी में पार्टिसिपेशन देने के लिए हम इस तरह की प्रोसेस को जो स्टॉक ऑप्शन है उसको यूज़ करते हैं। इस स्टॉक ऑप्शन को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं ESOP, जिसे कि एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या करना है आपने? वो कहता है कि स्टॉक ऑप्शन इज़ अ वॉलेंट्री स्कीम विच एनकरेज द एम्प्लॉई पार्टिसिपेट इन द कंपनी। मीन ये जो है स्कीम एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें कि आप एम्प्लॉइज़ को एनकरेज कर सकते हो कि वो आपकी कंपनी में आपकी कंपनीज़ के शेयर खरीदें, आपकी कंपनी में अपना पार्टिसिपेशन रोल जो है वो इंक्रीज़ करें। वो कहता है कि जो ये स्कीम होती है, दिस स्कीम इज़ पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर दोज। कंपनीज़ के लिए भी बेनिफिशियल होती है क्योंकि कंपनी को जो होता है बाहर इतनी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, उसके एम्प्लॉइज़ ही उसी के शेयर्स को खरीद लेते हैं। और दूसरा वो कहता है इसमें जो उसके एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको भी बेनिफिट्स होता है क्योंकि उनका भी अपनी कंपनी में खुद का शेयर हो जाता है और जिससे कि वो खुद भी मालिक बन जाते हैं उस कंपनी के एक तरीके से। तो कहता है इसके ESOP के लिए अगर आपको इशू करना होता है तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस जो हैं वो आपको इशू करनी पड़ती हैं। जो RBI की गाइडलाइंस आती हैं या NSE या BSE जो है या SEBI जो गाइडलाइंस देती है स्टॉक बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको प्रॉपर रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही स्टॉक एक्सचेंज में आप इशू कर सकते हैं स्टॉक ऑप्शन को। तो क्या क्या है? वो कहता है फर्स्ट है द इशू साइज अंडर ESPO शुड नॉट एक्सीड 1% ऑफ द पेड अप कैपिटल। जो आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल होती है 1 साल के अंदर, उसका 1% से ज़्यादा का शेयर आप इशू नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा वो कहता है द कंपनी कांट अलॉट सिक्योरिटीज़ टू प्रमोटर्स एंड द पार्ट टाइम डायरेक्टर्स अंडर ESPO। वो कंपनी कहती है कि कैन नॉट अलॉट सिक्योरिटीज़ टू द प्रमोटर्स को वो सिक्योरिटीज़ या पार्ट टाइम डायरेक्टरशिप ऐसा कुछ ऑफर नहीं होता, ठीक है। इफ़ दे आर एम्प्लॉइज़ ऑफ अगर वो सिर्फ एम्प्लॉइज़ हैं तो एम्प्लॉइज़ ही रहेंगे, उनको एज आ हम प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स की पोस्ट नहीं दे सकते। तीसरा वो क्या कहता है द कंपनीज आर फ्री टू डिवाइस द ESOP इंक्लूडिंग द टर्म्स ऑफ पेमेंट। वो कहते हैं कंपनी जो है वो फ्री साइज मतलब फ्री होकर इसको इस्तेमाल करती है, कहीं पर भी कोई भी पेमेंट से रिलेटेड टर्म नहीं होती कि नहीं आपकी सैलरी में से काटा जाएगा, ये किया जाएगा, वो नहीं। जो एम्प्लॉइज़ ने आपके शेयर्स खरीदे हैं उनको प्रॉपर आपका पैसा एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर जो भी सिस्टम है उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग करना होगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि सिस्टम जो है वो अलग से होगा। फोर्थ वो क्या कहता है इशू ऑफ द शेयर्स अंडर ESOP preferential basis can be made on the price not less than the higher of the following। वो कहते हैं ESOP में जो इशू करेंगे आप उसको प्रेफरेंस कैसे दी जा सकती है, उसको 2 तरीके से। वो कहता है द वीकली एवरेज ऑफ हाई एंड लो ऑफ द क्लोजिंग प्राइस। वो कहता है आपका जो मान लो मंडे को आपका शेयर्स का कोई प्राइस था, मान लो 50 रुपीज़ था, और संडे को जो रात को है आपकी शेयर्स का प्राइस 60 रुपीज़ हो गया। इन दोनों के बीच का एवरेज हुआ 55। तो कहता है 55 तक आप अपने उन शेयर्स को आप अपनी कंपनीज के एम्प्लॉइज़ को दे सकते हैं 6 महीने तक, लेकिन उसका टाइम पीरियड क्या है 6 मंथ के अंदर, ठीक है। दूसरा वो कहता है जो आपका हायर और लोअर होता है क्लोजिंग डेट पर, ठीक है, उसी का जो स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस होता है वो 2 वीक तक आप 2 वीक के बेसिस पर, ये है 6 मंथ और ये कहता है 2 वीक के बेसिस पर आप लेंगे। जो आपका हाई और लो प्राइस है ना, वो जो एवरेज आप करेंगे वो 2 मंथ का मतलब करना है, 2 वीक का एवरेज, ये नहीं कि आप 1 वीक का करेंगे, 2 वीक का एवरेज। एंड द लास्ट वो क्या कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल डिस्क्लोज द डिटेल आइदर इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स इन द एनेक्शर्स टू द डायरेक्टर रिपोर्ट। वो कहता है इस चीज़ को कि आप ESOP जो है वो इशू करेंगे अपने एम्प्लॉइज़ को, इस चीज़ के बारे में आप अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो डायरेक्टर रिपोर्ट होती है या तो उसमें या जो एनेक्शर नंबर्स होते हैं डायरेक्टर रिपोर्ट के, उनमें आप इस चीज़ को डिस्क्लोज करेंगे कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं। उसके बाद वो कहता है गाइडलाइंस फॉर द स्पेशल स्टॉक ऑप्शन स्कीम फॉर द इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी वर अनाउंस्ड ऑन जून 98। तो कहते हैं 1998 में स्पेशल जो आपकी इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज थी उनके लिए गाइडलाइंस इशू की गई थी स्टॉक ऑप्शन की, ठीक है। वो कहता है दिस स्कीम इज़ अवेलेबल टू नॉन रेजिडेंट्स एंड रेजिडेंट परमानेंट एम्प्लॉय। वो कहता है दोनों तरह के एम्प्लॉयज़ के लिए ये स्कीम थी, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है चाहे वो परमानेंटली रेजिडेंट है। द इंडिया एंड द ओवरसीज़ वर्कर डायरेक्टर्स आर ऑल्सो एलिजिबल अंडर स्कीम। इसके अंदर चाहे
चाहे वो इंडिया का है चाहे इंडिया से बाहर का है, वर्किंग एज अ डायरेक्टर का काम कर रहा है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल माना जाता है, मीन वो भी इन शेयर्स को खरीद सकता था, ठीक है। एंड दिस स्कीम्स अनेबल्स टू सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर ऑफर द कंपेरेबल टर्म्स विद द इंटरनेशनल कंपनी। वो कहता है इसको इस तरह की स्कीम्स को प्रॉपरली आपने सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर ही लाए ताकि वो इंटरनेशनली कंपनी वर्क कर सके। एंड दिस इशू कंपनी इज एंटाइटल्ड टू इशू स्टॉक ऑप्शन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द, इस तरह की जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वैसे तो आपने क्या पढ़ा था ऊपर कि आपकी पेड अप कैपिटल के 1% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आपका नॉट एक्सीड बाय 10% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, किसका, स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर कंपनीज का, ठीक है। उसके बाद वो कहता है लेकिन इसी में अमेंडमेंट किया गया ऑन जून 16, 2000, पहले था 98 की, 98 में ऐसा बोला गया, ठीक है। अब वो कहता है 2000 द गवर्नमेंट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ द स्कीम ऑफ इशू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और ऑर्डिनरी शेयर्स। वो कहता है इसके बाद 2000 में गवर्नमेंट ने खुद इस स्कोप को एक्सपेंड कर दिया और बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया? उन्होंने कहा कि आप फॉरेन करेंसी को अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आप बॉन्ड्स और ऑर्डिनरी शेयर्स को भी इस मार्केट में, मीन बाहर वाली मार्केट में आप इशू कर सकते हैं, मीन दूसरे फॉरेनर्स जो हैं, NRI जो हैं, वो इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये थी भाई आपका जो टॉपिक था स्टॉक ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रॉट आउट डील, BOD जिसे बोला जाता है। इसके अंदर क्या है, वो कहते हैं एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है एक इसके बीच में, एक बैंक के बीच में और एक स्पॉन्सर के बीच में, उसको बोला जाता है ब्रॉट आउट डील। दोबारा से मेरी बात को सुनना, ये एक म्यूचुअल होता है अपनी सहमति से। सहमति किसकी होती है? जो बैंकर होता है, जो मर्चेंट बैंकर होता है, और जो स्पॉन्सर, जो उसको स्पॉन्सर करता है, उन दोनों के बीच में सहमति होती है, वो इस एक एग्रीमेंट पर रेडी होते हैं। अंडर द ब्रॉट आउट डील नो पार्टी कैन टेक अनलेटरली एक्शन। वो कहता है इस डील के अंदर कोई भी, इस जो ये डील होती है, ये डील मीन्स जो ये एग्रीमेंट है, इसके अंदर कोई भी पार्टी जो है किसी भी तरह का कोई भी लीगल एक्शन नहीं कर सकती। इट इज़ अ डील विच एंटायर इक्विटी और रिलेटेड सिक्योरिटीज ब्रोट इन द फुल और द लोड विद द इंटेंशन ऑफ ऑफलोडिंग इट्स लेटर इन द मार्केट। मतलब कहता है मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर ना हो जाएं, उस चीज़ से बचने के लिए इस तरह की स्कीम्स को, मीन जो BOD स्कीम्स हैं, ब्रॉट आउट डील स्कीम्स हैं, उनको लॉन्च किया जाता है। उसके बाद कहता है द शेयर्स आर टू बी स्पॉन्सर्स अंटिल दे आर रेडी फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन। वो कहता है जो आपके शेयर्स हैं वो स्पॉन्सर कर दिए जाते हैं, जो आपकी पब्लिक पार्टिसिपेशन कंपनीज, मीन जो आपके स्पॉन्सर्स होते हैं वो पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए, मीन जो आपके शेयर्स बाकी बच जाते हैं, उनको आप वहाँ पर क्या कर देते हैं, उनको पब्लिकली आप ऑफर कर देते हैं। उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट एक सेकेंड, यस, नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है द इंडियन प्राइमरी मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम विटनेस इन द एमरजेंस ऑफ द ब्रॉट आउट डील्स। वो कहता है पहली बार जो इंडियन प्राइमरी पहली मार्केट थी, प्राइमरी मार्केट के अंदर ही वो जो इंडिया में है, वो इस तरह की ब्रॉट आउट डील को सोल आउट कर सकते हैं। वो कहता है कोनिक अलाउंस इंडिया वॉज द फर्स्ट, ये फर्स्ट आपकी जो कंपनी थी जिसने ICIC जून 1992 जिसने कि ब्रॉट आउट डील का फ़ायदा उठाया था। वो कहता है द सेबी 1994 इशू द गाइडलाइंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ इशू विदाउट लॉक इन द फॉलोइंग्स। कौन कौन सी? वो कहता है 20% तो म्यूचुअल फंड में, 24% FII में, ठीक है। उसके अलावा 20% आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, 10% फॉर द एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। ये आपके इस तरह से उसने ब्रॉट आउट डील को बनाया प्रॉपर कि इस तरीके से ही आप इसको इशू कर सकते हैं। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे? वो कहता है इट सेव्स टाइम, एक तो टाइम बच जाता है, ठीक है, और कॉस्ट भी बच जाती है। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, आपका ब्रोकर आता है और मर्चेंट बैंकर आता है, मीन जो आपका स्पॉन्सर होता है। और स्पॉन्सर क्या करता है? पब्लिसिटी। जैसे आप लोग क्रिकेट के मैच में देखते हैं बेटा, क्रिकेट के मैच में आप जब मैच देखते हैं तो प्लेग्राउंड में और विद इन ड्यूरेशन ऑफ द क्रिकेट मैच आपकी काफ़ी सारी ऐड आती हैं, और स्पेसिफिकली आप नोट करते हैं जो ऐड 3-4 ऐड होती हैं, और 3-4 ऐड ही सीक्वेंस में आपकी आती हैं और कोई ऐड नहीं आती। तो मीन वो आप स्पॉन्सर करते हैं, वो पैसा खर्च करते हैं उस मैच को करवाने में, और उससे जितनी भी इनकम होती है, टिकट्स का जितना पैसा आता है, जो भी आता है, वो उनकी इनकम हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो BOD है वो क्या करती है, वो आपके शेयर्स को, कंपनी की पब्लिक
पब्लिसिटी करती है, ठीक है। और उससे क्या हो जाता है, मीन एक तरीके से जो स्पॉन्सर होता है वो एक तरीके से डीलर का काम करता है, वो आपके शेयर्स को बिकवाने में आपकी मदद करता है। उससे क्या होता है, आपका टाइम और कॉस्ट दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, बच जाती हैं, कम यूज़ होती हैं। वो कहते हैं दे आर द चीपेस्ट, चीपेस्ट भी है और क्विकेस्ट भी है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प द एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू रेज, उनके लिए जो कि बिल्कुल ही नए नए मार्केट में आए हैं, मार्केट में आकर उनको ये नहीं पता कैसे उनको शेयर्स बेचने हैं, कैसे क्या करना है, उनके लिए बिल्कुल ही बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि बीच में डीलर है, मर्चेंट बैंकर्स हैं, उनकी हेल्प करते हैं उनके शेयर्स को बिकवाने में, खरीदवाने में। द इन्वेस्टर ऑल्सो बेनिफिटेड बिकॉज द मर्चेंट बैंकर्स वुड नॉट राइज हिज कैपिटल अनलेस ए प्रॉपर अप्रेजल्स ऑफ द प्रोजेक्ट हैज़ बिन डन। तो कहते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी प्रॉपर जो है इसका बेनिफिट्स उठाते हैं कि आपका जो है वो आपका क्या है कि जो बैंकर्स हैं वो आपका प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, बेनिफिट्स इसलिए उठाते हैं क्योंकि जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो आपके इस जो आपकी कैपिटल्स होती है उसका जो आपकी कैपिटल्स है उसका प्रॉपर यूज़ हो पाता है, बैंकर्स उसका प्रॉपर यूज़ कर पाते हैं। द लास्ट पॉइंट इसमें है बेटा, द गेन फॉर द मर्चेंट बैंकर वुड बी हैंडसम इफ द सिलेक्टेड प्रॉपर इशू एंड प्राइस अट्रैक्टिव। तो कहते हैं दोनों को बेनिफिट होते हैं, मर्चेंट बैंकर को भी होता है और आपका जो ब्रोकर होता है